अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 13 अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशन। अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशन बेसिकली जो कॉरपोरेशन है इसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक फॉर्म है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली 3 फॉर्म होती हैं। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया गया कि एक है सोल ट्रेडरशिप, एक है पार्टनरशिप और एक है कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे हमने लास्ट टाइम जिक्र किया कि सोल ट्रेडरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए उसको हैंडल करने के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं। तो इसी तरह पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम कॉरपोरेशन जो है वो बना लेते हैं। बेसिकली जो पार्टनरशिप की प्रॉब्लम होगी, जो ड्रॉबैक होंगे, वो इसकी एडवांटेजेस होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बेनिफिट्स होंगे कॉरपोरेशन के। सबसे पहले हम कॉरपोरेशन को देख लेते हैं कि कॉरपोरेशन है क्या। अ कॉरपोरेशन इज़ एन एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। कि कॉरपोरेशन एक ऐसी एंटिटी है और एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है जो लॉ की तरफ से क्रिएट की जाती है। बेसिकली कॉरपोरेशन को जो लॉ डील करता है वो है कंपनीज। जो प्रीवियस लॉ डील करता था वो था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब रिवाइज किया गया है 2017 में, तो हम अब इसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2017। तो पाकिस्तान में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर ही रजिस्टर्ड होती है। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि जब भी आपने कॉरपोरेशन बनानी है तो उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट 2017 में लिखे हुए हैं। इट हैज़ मोस्ट ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स। और इसके जो बेसिकली राइट्स हैं या प्रिविलेजेस हैं वो सेम होते हैं जैसे एक इंडिविजुअल के होते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल अपने नाम पर कोई भी काम कर सकता है, तो इसी तरह जो कॉरपोरेशन है वो भी अपने नाम पर कोई भी काम कर सकती है। ऑनर्स ऑफ कॉरपोरेशंस आर कॉल्ड स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। के जो कॉरपोरेशंस के ऑनर्स होते हैं या मालिक होते हैं उनको हम स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स मीन वो लोग जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स को बाय किया होता है, उन लोगों को हम शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स बोलेंगे, और ये कंपनी के ऑनर होते हैं। कॉरपोरेशंस कैन बी सेपरेटेड इनटू 2 टाइप्स। कॉरपोरेशन को बेसिकली हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरा है पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेटली हेल्ड कॉरपोरेशन डज नॉट ऑफर इट्स स्टॉक फॉर पब्लिक सेल। इस पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी पे कि वो अपने शेयर जो हैं या स्टॉक जो है, एक ही बात है, तो वो जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती सेल के लिए। एंड यूजली है फ्यू स्टॉक होल्डर्स, और इसके जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम इसमें रिक्वायरमेंट है 50 की। 50 से अबव शेयर होल्डर्स जो हैं वो इसमें नहीं होते प्राइवेट कंपनी में। अब पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशन ऑफर इट्स स्टॉक फॉर पब्लिक सेल। अब जो रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी में है वो पब्लिक कंपनी में नहीं है। अब पब्लिक कंपनी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को सेल करने के लिए ऑफ़र करती है। एंड कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स, और इसमें जो स्टॉक होल्डर्स की मैक्सिमम लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, जितने भी लोग चाहें वो पब्लिक कंपनी के ऑनर्स बन सकते हैं। पब्लिक सेल यूजुअली रेफर्स टू इशुएंस एंड ट्रेडिंग ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक मार्केट। पब्लिक सेल का बेसिकली मतलब क्या है कि आप अपना जो शेयर्स हैं उसकी ट्रेड कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के ज़रिए। जैसे पाकिस्तान में जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं वो थ्रू
स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं। अच्छा, कॉरपोरेशंस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स में हम बेसिकली उसके एडवांटेजेस को भी पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस को भी पढ़ेंगे। एडवांटेजेस जो हैं कॉरपोरेशन के, उसमें सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कॉरपोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कॉरपोरेशन का एक अपना नाम होता है और जो बिज़नेस है कॉरपोरेशन का वो उसके अपने नाम पर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मैकडॉनल्ड है, KFC है, होंडा है, यामाहा है, कोई भी आप कंपनी ले लें, वॉलमार्ट है, कोई भी कंपनी है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका एक अपना नाम है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना है वो कंपनी ने अपने नेम पर करना है, और कल को अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो कंपनी पर लाइबिलिटी होती है, कंपनी के लोगों पर नहीं होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर्स। अब इसमें देखो एक बेनिफिट है, जैसे कि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि वहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है, कि स्टॉक होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। वो कभी भी इन केस ऑफ लॉस अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर होल्डर ने उस कंपनी में 50,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स ख़रीदे हुए हैं, तो जब कल को लॉस होगा तो वो 50,000 तक तो वो बर्दाश्त कर लेगा, देन उसके आगे जो है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके उस लॉस को पूरा नहीं करेगा, वो एक्सक्यूज़ कर लेगा, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ट्रांसफरेबल ऑनरशिप राइट्स, और कॉरपोरेशन का एक ये भी फ़ायदा है कि जो ऑनरशिप राइट्स में जो शेयर्स हैं कॉरपोरेशन के, वो ट्रांसफ़रेबल होते हैं। वो किसी भी एक शख्स के नाम पर नहीं होते, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। आप किसी भी दूसरे बंदे को जो है वो शेयर्स सेल कर सकते हैं। अगर आपने आज शेयर्स ख़रीदे हैं तो आप उसको आज ही दूसरे बंदे को जो है वो इजीली ट्रांसफ़रेबल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शेयर्स ख़रीदे हैं 100 का एक शेयर ख़रीदा है और प्राइसेस उसकी अप होकर 110 पर चली जाती है, तो आप फौरी उस शेयर्स को जो है वो सेल कर सकते हैं, दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस लाइफ। अब कॉरपोरेशन की जो लाइफ है वो भी कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस लाइफ क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर इनके स्टॉक होल्डर्स की डेथ की वजह से इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आता। उसके अलावा इसमें जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपने बिज़नेस को इजीली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन कर सकते हैं, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा होती है। इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसकी लाइफ होती है। लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी फॉर स्टॉक होल्डर्स। अब ये इसमें एक प्रॉब्लम है कि स्टॉक होल्डर्स के दरमियान जो एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी, उसकी कमी होती है। लैक मीन कमी होना, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो 50,000 हैं, तो अब इनके दरमियान क्या होगा? म्यूचुअल एजेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इवन कि उन लोगों को आपस में नहीं पता होगा कि हम इस कंपनी के जो हैं वो अगर ऑनर्स हैं तो उनको आपस में नहीं पता होगा कि हम ऑनर्स हैं। मतलब कि अगर लोग आप एक दूसरे को मिलते हैं, मे बी वो अगर वो ना बताएं कि मैंने इस कंपनी के शेयर ख़रीदे हैं, तो उनको नहीं पता होगा, तो उनके दरमियान एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन, म्यूचुअल एजेंसी जो है वो नहीं होती है। ईज़ ऑफ कैपिटल अकमुलेशन, ये इसका बेनिफिट है कि आप कैपिटल अकमुलेशन होता है जमा करना, कैपिटल मीन सरमाया। कॉरपोरेशन में आप जो कैपिटल है, सरमाया है, वो बड़ी आसानी से अकमुलेट कर लेते हैं। बाइंग स्टॉक इज़ एन अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर के लिए स्टॉक ख़रीदना बड़ा अट्रैक्टिव होता है। वो किस वजह से? स्टॉक होल्डर्स आर नॉट लाइबल फॉर द कॉरपोरेशन एक्ट्स एंड डेट, कि स्टॉक होल्डर कॉरपोरेशन के एक्ट्स और डेट के लिए लाइबल नहीं होते। स्टॉक्स यूजुअली आर ट्रांसफ़र ईजीली, जो स्टॉक है आप एनी टाइम कभी भी सेल कर सकते हैं। द लाइफ ऑफ द कॉरपोरेशन अनलिमिटेड, ये भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है इन्वेस्टर के लिए कि इसकी जो लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती।
स्टॉक होल्डर्स आर नॉट कॉरपोरेट एजेंट जो है वो स्टॉक होल्डर्स नहीं होते। These advantages enables corporation to accumulate large amount of capital from the combined investment of many stockholders। इन पॉइंट्स की बेस पर जो है वो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होकर आपकी कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन। उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन आ जाते हैं। गवर्नमेंट के रेगुलेशन कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, रेगुलेशंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। उसके अलावा कॉरपोरेट टैक्सेशन, कॉरपोरेशन को जो टैक्स है वो 2 टाइम टैक्स पड़ता है, जिसको हम डबल टैक्सेशन भी बोलते हैं। एक तो उस टाइम कॉरपोरेशन को टैक्स लगाया जाता है जिस टाइम वो इनकम अर्न करते हैं, और एक उस टाइम टैक्स जो है वो लगाया जाता है जब उस इनकम को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये कॉरपोरेशन की एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो है वो डबल टैक्सेशन जो है वो की जाती है उसी इनकम की। नेक्स्ट है कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। किसी भी कॉरपोरेशन को, किसी भी कंपनी को बनाने के जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है? कॉरपोरेशन इज़ क्रिएटेड बाय ऑब्टेनिंग अ चार्टर फ्राम अ स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक चार्टर लेना पड़ता है। अ चार्टर एप्लीकेशन यूजली मस्ट बी साइंड बाय द पर्सपेक्टिव स्टॉक होल्डर्स। और वो चार्टर जो है एप्लीकेशन वो स्टॉक होल्डर्स प्रॉपरली साइन करता है। स्टॉक होल्डर्स कॉल्ड इनकॉर्पोरेटर्स और प्रमोटर्स, और ये लोग प्रमोटर्स भी हो सकते हैं। एंड देन फाइल्ड विद द प्रॉपर स्टेट ऑफिशियल व्हेन द एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट एंड फ़ी पेड। इसमें बेसिकली वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया पर जो लोग इनिशियली वर्क करेंगे उनको हम प्रमोटर बोलते हैं, जो एक आइडिया को आगे प्रमोट करते हैं। देन वो क्या करेंगे कि नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उसकी फ़ी जो है वो पे करेंगे। द चार्टर इज़ इशूड एंड द कॉरपोरेशन इज़ फॉर्म्ड। और देन उनको जो है वो इजाज़त मिल जाती है और वो कॉरपोरेशन जो है वो बन जाती है। इन्वेस्टर्स देन परचेज द कॉरपोरेशन स्टॉक, मीट एज स्टॉक होल्डर्स एंड इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर ओवरसी द कॉरपोरेशन अफेयर्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, देन जो जनरल पब्लिक को उस कंपनी के, उस कॉरपोरेशन के शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं सेल करने के लिए, और उसके बाद उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इलेक्ट होता है। और डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के ऑपरेशंस को जो है ओवरसीज़ कर रहे होते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ता है। इसमें आपकी लीगल फ़ी आ जाती है, प्रमोटर्स फ़ी आ जाती है। लीगल फ़ी मीन कौन सी फ़ी होगी? ऐसी फ़ी जिसमें आप कॉरपोरेशन के जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करवाने के लिए जो फ़ी आप पे करेंगे वो लीगल फ़ी होगी। और प्रमोटर्स जो एक इनिशियल वर्क करते हैं वो भी फ़ी चार्ज करेंगे तो वो प्रमोटर फ़ी होगी। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ़ी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन। ये आपके सामने हायरार्की नज़र आ रही होगी मैनेजमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, इसमें सबसे टॉप पर होता है स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, ये वो लोग हैं जो कंपनी के ऑनर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनका सरमाया कंपनी में मौजूद होता है। अब स्टॉक होल्डर्स क्या करते हैं? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स मीन मैनेजर्स वगैरह हैं, उनको वो इलेक्ट करते हैं। अब मैनेजर्स का क्या काम है? आगे एम्प्लॉइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉइज़ होंगे, जो उस कंपनी में काम करने वाले लोग होंगे, उनसे काम लेना है। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपनी का, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का। उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिशियल्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर्स वगैरह को इलेक्ट करते हैं। और मैनेजर्स आगे एम्प्लॉइज़ को जो है
चूज़ करते हैं और देन उस बिज़नेस की, उस कॉरपोरेशन की वर्किंग को स्टार्ट कर देते हैं। अब जो एम्प्लॉइज़ होते हैं किसी भी इदारे के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं मैनेजर्स को। अब मैनेजर्स किसको अकाउंटेबल होगा? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट किसको अकाउंटेबल होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अकाउंटेबल होंगे? स्टॉक होल्डर्स को, उन लोगों को जिनका पैसा उस कॉरपोरेशन में लगा हुआ होता है।